8. किसी महान आदमी ने कहा था कि बीते हुए पल कभी लौट कर वापस नहीं आते, पर उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। लेकिन कियारा की जिंदगी में उसका कॉलेज फ्रेंड वीर शेरगिल भी आ गया था और अपने साथ अनगिनत यादें भी ले आया था। कुछ ऐसी यादें जिनको सोचकर कियारा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। I can't believe this. मैंने तो सोचा था कि कॉलेज फेयरवेल के बाद इसका चेहरा दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा, पर ये वापस आ गया। लेकिन क्यों? जहां एक तरफ कियारा वीर को देखकर हैरान थी, वहीं दूसरी तरफ विकी और उसके पापा वीर के दिए हुए ऑफर से असमंजस में पड़ चुके थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या फैसला लें। ये लो बेटा, जूस पियो, मौसम्बी का। आंटी, मुझे भी जूस पिला दो, वो भी मौसम्मी का। क्या बेटा, किसकी मम्मी का? अरे आंटी, जूस पिला दो मौसम्मी का। मम्मी नहीं बोला, मौसम्मी बोला। ओ अच्छा अच्छा, अभी लाती हूँ बेटा। अपनी बात कहकर सरिता किचन की तरफ चली गई। इतने में विकी चेतन की तरफ देखते हुए बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो तुझे बताया था ना, वो वीर नाम का आदमी जिसने मुझे कॉल किया था। एक्चुअली उसने मेरे से तेरे घर का एड्रेस मांगा था, तो मैंने दे दिया था एड्रेस। कॉल काटने से पहले उस लोडू चंद ने मुझे कहा था कि वो तुझसे मिलने आएगा। हम दोनों को वैसे भी एक साथ कहीं जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तेरे घर ही आ जाऊं, उस आदमी से भी मिल लूंगा और मुझे पता भी चलेगा कि वो गांडू तेरी गांड के पीछे क्यों पड़ा है। चेतन, ओ अंकल सॉरी, मैंने तो देखा ही नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं, वरना मैं गांड की गाली तो बिल्कुल भी नहीं देता। बदतमीज कहीं का। थैंक यू अंकल, आई लव यू टू। विकी के पापा को चेतन की ऐसी लैंग्वेज की आदत पड़ चुकी थी। उनकी नजरों में चेतन बचपन से ही बदतमीज था। ठीक उसी वक्त विकी ने चेतन से वीर की तरफ देखते हुए कहा, चेतन, इनसे मिलो, ये हैं वीर शेरगिल। शायद इन्होंने ही तुम्हें कॉल किया था। चेतन की नजर जब वीर पर पड़ी तो उसका चेहरा किसी चोर जैसा हो गया था। वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि कुछ ही सेकंड्स पहले उसने वीर को क्या कहा था। इतने में वीर अपनी जगह से उठा और चेतन की आंखों में आंखें डालकर बोला, कैसे हो चेतन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेटा, तुम्हारा जूस। वो तो निकल चुका है आंटी। आपने कुछ कहा? अरे मैं क्या बोलूंगा। अपनी बात कहने के बाद चेतन विकी के पास जाकर बैठ गया। बैठते ही जब उसने विकी की तरफ दोबारा देखा तो वो डर गया, क्योंकि वीर की निगाहें अभी भी उसी पर टिकी हुई थी। अबे क्या बॉडी स्कैन करेगा मेरी? गांडू ही बोला था, बस गांड थोड़ी ना ली थी तेरी। इतने में विकी के पापा ने वीर की तरफ देखते हुए सीरियस होकर कहा, वीर बेटा, तुमने जो हमें ऑफर दिया है वो काफी बड़ा है। हमारे आने से पहले तक हमने सोचा भी नहीं था कि कोई हमें इतना बड़ा ऑफर देगा। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हम किसी भी तरह का फैसला ले पाएंगे। क्या तुम हमें 2 दिन का वक्त दोगे? ये अंकल किस ऑफर की बात कर रहे हैं? वीर हमारी दुकान खरीदना चाहता है और उसके लिए ये मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार है। क्या? चेतन के मुंह में गोटे आ चुके थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके पिछवाड़े में 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। घर में मौजूद सभी लोग सिर्फ उसे ही देख रहे थे। ओह चेतन, तूने बाइक में पेट्रोल भरवाया? नहीं ना? जा यहां से, पेट्रोल भरवा कर ला। विकी इनडायरेक्टली चेतन को सिर्फ यही कहना चाहता था कि मेरे घर से निकल जा भड़वे, पर अपने पिता के सामने वो पेट्रोल की बातें ही कर सकता था। चेतन विकी की बात समझ गया था। दोनों पुराने स्कूल फ्रेंड जो थे, समझना लाजमी भी था। चेतन तुरंत सोफे से उठा और सीरियस होकर बोला, ओ हाँ विकी, पेट्रोल। अरे ये यार, ये कैसे भूल सकता हूं मैं? पर जब तुम आए थे तो मुझे किसी गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी थी। तुम तो पैदल आए हो ना? हाँ लवड़े, तो तेरी टांग लेकर आया हूं यहाँ तक। बैठा रहे अपनी जगह पर। मन में अपनी बात कहने के बाद चेतन तेज आवाज में वीर से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं,
वो अपनी BMW मैंने इनके घर से थोड़ी दूर खड़ी की थी, वहां से पैदल ही आया हूँ। BMW का नाम सुनकर एक पल के लिए तरुण के भी होश उड़ गए। जहां तक उन्हें भी मालूम था कि चेतन के पास सेकंड हैंड बाइक है जिसकी एवरेज भी खराब है। ओके विकी, मैं अपनी BMW के सामने तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सी यू सून। अपनी बात कहते ही चेतन घर के बाहर निकल गया। चलते चलते जब चेतन ने अपनी नजर वीर की तरफ घुमाई तो उसने देखा कि वीर उसे ही देख रहा है। हाँ दिखाता है मदरचोद, नीचे करना सर। चेतन घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही वीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं समझता हूं कि बड़े फैसले लेने के लिए वक्त की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें दिल और दिमाग दोनों लगते हैं। आप लोग 2 दिन का वक्त लीजिए। उम्मीद है आप लोग जो भी फैसला करोगे सही करोगे। अपनी बात कहते ही वीर तुरंत सोफे से उठा और विकी की तरफ देखकर बोला, मुझे मालूम पड़ा कि कुछ दिन पहले आपकी शादी हुई है। Congratulations फॉर दैट। थैंक यू। जिस वक्त वीर शेरगिल शादी की बात कर रहा था उस वक्त वो तिरछी नजरों से कियारा की तरफ भी देख रहा था। अफसोस विकी ने उसकी आंखों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कियारा सब देख रही थी। इस पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? आखिर वीर शेरगिल वापस क्यों आया है? कुछ ही सेकंड्स के अंदर वीर भी घर से बाहर निकल चुका था। मैं तुझे एक गाड़ी का नंबर भेज रहा हूं, जरा इसका कायदे से ख्याल रखना। वीर ने फोन काट दिया और फिर तुरंत चेतन की बाइक का नंबर किसी आदमी को सेंड कर दिया। इन सब बातों से अनजान विकी और उसके पापा एक साथ बैठे हुए थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा ऑफर हमें कोई हर रोज देगा। आपको दुकान बेच देनी चाहिए। मुझे सोचने का वक्त दो। मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। विकी ने अपने पापा को कभी भी किसी चीज के लिए कोई भी सवाल नहीं उठाया था। आज भी उसने वही किया। अपनी बात कहकर वो कमरे की तरफ चला गया। कमरे के अंदर घुसते ही विकी ने देखा कि कियारा बेचैन बैठी हुई है। वो कियारा से कुछ बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो कियारा को बेचैन देखकर खुद को रोक नहीं पाया। क्या हुआ तुम्हें? इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, मेरा सर दर्द हो रहा है। मम्मी से दवाई ले लो। यह कहकर विकी ने टेबल पर रखे अपने पर्स को उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा। तभी कियारा बोली, विकी, आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग टुडे। मैं चली जाऊं? यह सुनकर विकी ने कियारा को तंज कसते हुए कहा, जिंदगी से जाने का फैसला जब तुमने अकेले ले लिया तो शॉपिंग के लिए मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें जो सही लगे वो करो। आने वाले 3 महीने में मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा। कियारा ने विकी का जवाब सुना लेकिन कुछ बोली नहीं। उसे मालूम था कि विकी की जगह कोई और आदमी होता तो शायद हंगामा खड़ा कर सकता था, लेकिन विकी शांत था। घर से निकलते ही विकी चेतन के साथ ऋषिराज से मिलने के लिए चला गया। तकरीबन 1 घंटे बाद दोनों ऋषिराज के घर के अंदर बैठे थे। इस वक्त विकी इमोशनल होते हुए कियारा के साथ हुई पूरी बात सबको बता रहा था। मैं तो ना घर का रहा और ना घाट का। जिस शादी के रिश्ते को सही करने के लिए मैं तुम दोनों के पास आया हूं, उसी को कियारा गलत समझ बैठी है। वो 3 महीने के अंदर फ्रांस चली जाएगी। अब तुम दोनों बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे साथ काफी बुरा हुआ विकी। विकी की बात सुनते वक्त मेनका उसके करीब आकर खड़ी हो गई थी। वो विकी के काफी नजदीक थी। दोनों को नजदीक देखकर चेतन धीमी आवाज में बोला, इतने नजदीक मत रह विकी, ये तुझे बर्बाद कर देगी। चेतन ऋषिराज के कुत्ते मिशनरी को भौंकते हुए देखकर बोला, बेटे शांत हो जा, ऐसे नहीं भौंकते। अभी मेरा दोस्त भौंक रहा ना। विकी ने चेतन की तरफ गुस्से में देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चेतन को विकी की शक्ल देखकर ऐसा मालूम होता था कि विकी कुछ ही सेकंड के अंदर काट खाएगा। ठीक उसी वक्त ऋषिराज बोले, यह तो तुम्हारे साथ काफी गलत हुआ है। तुम्हारी शादी की ट्रेन तो चलने से पहले ही पटरी से उतर गई। हाँ, सुहाग रात वाले दिन इसके इंजन ने भी तो 10 सेकंड में अपना कमाल दिखा दिया था। साले तेरी बात कोई सुने या नहीं,
मुझे सब सुनाई देता है। चेतन अपने गालों को सहलाते हुए जोर से बोला। तू ऐसे रोएगा तो ऐसी बात करूंगा ना। यहाँ आकर तूने ये तो कह दिया कि 3 महीने बाद भाभी तेरी गांड पर लात मार के चली जाएंगी। साले, एक बार भी तूने ये नहीं कहा कि 3 महीने के अंदर तू भाभी का दिल जीत लेगा। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। उधर मौजूद किसी को भी चेतन के मुंह से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि घर का कुत्ता मिशनरी भी चेतन को देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा था। जब चेतन ने देखा कि सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं, तो उसने ज्ञान देना शुरू कर दिया। विकी मेरे भाई, भाभी जरूर बेवफा निकली, पर तू उनकी जिंदगी में अपने प्यार का एम्पलीफायर बजाकर उनका दिल जीत सकता है। आज भाभी जरूर बोल रही हैं कि हम आपके हैं कौन, लेकिन कामसूत्रा की इन्हीं क्लासेस के बाद भाभी सीधा बोलेंगी, रहना है तेरे दिल में। हाँ, चेतन सही कह रहा है विकी। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज होती है उम्मीद टूटना। तुम ऐसे नहीं हार सकते। तुम्हें कियारा का दिल जीतना ही होगा। इस वक्त विकी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे मेनका और चेतन किसी जंग को लड़ने के लिए मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। उनकी बातों ने विकी के दिल में जोश भर दिया और वो कॉन्फिडेंट होकर बोला, तुम सब सही कह रहे हो। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं उसकी जिंदगी में कुछ टाइम के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए आया हूं। मैं नहीं जाने दूंगा उसे। वो सिर्फ मेरी है। और मैं भी। मेनका की यह बात सुनकर विकी ने जब मेनका की तरफ देखा तो मेनका सिर्फ उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। ठीक उसी वक्त ऋषिराज ने सीरियस होकर कहा, विकी, जितनी प्रॉब्लम्स तुमने मुझे बताई है उसको समझते हुए आज हम तुम्हें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताएंगे। विकी, काम सूत्र के मुताबिक कपल्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तभी बढ़ सकती है जब दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को पेशेंटली सुने और समझे। दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन होना काफी जरूरी है। आज के इंसिडेंट के बाद हमें इस बात का यकीन हो चुका है कि कियारा को सिर्फ एक चीज से नहीं बल्कि तुमसे जुड़ी बहुत सारी चीजों से प्रॉब्लम है। लेकिन वो क्या है, ये पता लगाना तुम्हारा काम है और वो तुम तभी पता लगा सकते हो जब तुम उससे बात करोगे। कपल के बीच एक अच्छी कॉन्वर्सेशन न सिर्फ दोनों को इमोशनली कनेक्ट करती है बल्कि लव और रिस्पेक्ट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस भी बनाती है। मेनका ने अपना हाथ विकी के दिल पर रखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, विकी, दिल से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं होती। तुम्हें अगर कियारा के नजदीक जाना है तो उससे हमेशा अपने दिल की बात कहना, उससे झूठ मत बोलना। अगर तुम अपनी वल्नरेबिलिटीज को उसके सामने दिखाओगे तो यू नेवर नो, वो भी तुम्हारे सामने अपने दिल की बात रख दे। कामसूत्रा में लिखा गया है कि कपल्स के बीच के प्यार और इंटीमेसी बढ़ते वक्त के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए एक दूसरे को समझने के लिए दोनों को एक दूसरे की इमोशनल डेप्थ को समझना जरूरी है। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम अपने पार्टनर के साथ वल्नरेबल रहोगे और म्यूचुअली एक दूसरे की फीलिंग्स, फियर्स और डिजायर्स को समझोगे। विकी मेनका और ऋषिराज की बातें काफी ध्यान से सुन और समझ रहा था। चेतन को भी कामसूत्रा से जुड़ी नई नई बातें पता चल रही थी। उसे लगता था कि कामसूत्रा में सिर्फ सेक्स पोजीशन के बारे में लिखा गया है, लेकिन ये उसकी सोच से बिल्कुल ऑपोजिट था। जहां एक तरफ विकी अपनी पर्सनैलिटी को कामसूत्रा की टीचिंग से बदलने की पूरी कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी कियारा भोपाल के चौक बाजार में अपने लिए नए कपड़े देखने में मशरूफ थी। अचानक उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। वीर, तुम? कैसी हो कियारा? कियारा और वीर के बीच आगे क्या होगा? क्या है दोनों का पास्ट? क्या विकी को दोनों के पास्ट के बारे में पता चलेगा? ऋषिराज और मेनका विकी को आगे क्या सिखाएंगे? क्या होगा जब विकी अपनी कामसूत्रा की टीचिंग्स कियारा पर अप्लाई करेगा? विकी और कियारा की कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, ओनली ऑन 8।
8. सुनो सुनो सुनो, वीर शेरगिल और कियारा बीच बाजार में मिल चुके हैं। दोनों के मस्त मस्त नैन भिड़ चुके हैं। वीर को देखकर कियारा थी हैरान और परेशान, पर वीर के चेहरे पर थी क्यों मुस्कान। जो भी कस्में खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, क्या तुम्हें याद है? ये तुम्हारा गाना गाकर सवाल पूछने की आदत ना गई नहीं। ये सुनकर वीर ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर कियारा के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। सही कहा तुमने कियारा, मैं नहीं बदला और सब बदल गए। वो दोनों बीच बाजार में खड़े थे। उन्हें चारों तरफ की आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन वो एक दूसरे को देखकर अपने पास्ट में ऐसे खो गए कि उन्हें अपने आसपास का सुनना बंद हो गया। जैसे कि आप सबको पता लग ही गया होगा कि हम कहानी के पास्ट में आ चुके हैं। सुहाना दिन था। कॉलेज के ग्राउंड कैंपस में सुनहरी धूप बिखरी हुई थी। साल कोविड से पहले का था। भाई आज अपनी एक अनऑफिशियली पार्टी है। घर होगा लोडू ललित का। आ जाओगे ना तुम सब? यार, जब से इस कियारा ने मिर्जापुर देख लिया ना, तब से इसकी गालियों का रेशियो गांड फाड़े। अबे चुप कर चूतिए। चारों तरफ शोर मच गया कि देखो वीर शेरगिल आ गया है उनका रखवाला नंबर 1 वीर शेरगिल। कॉलेज के दिनों में तो चिल था बंदा, अब कैसा है ये तो आगे पता चलेगा। वीर शेरगिल, इसे जब भी देखती हूँ ना मेरा मन करता है जोर का तमाचा मारूं इसे, लुक्खा कहीं का। How can you say this to him यार? He looks decent to me. अच्छा तो है यार, पर स्मार्ट भी है। यार कल मैं अपने घर जा रही थी, मैंने वीर शेरगिल की गाड़ी के अंदर कियारा को देखा। मैं वीर शेरगिल को अपना बॉयफ्रेंड मान चुकी थी। अरे मैं तो व्रत भी रखने को तैयार थी, लेकिन ये तो धोखा दिया इसने मुझे। वाह जी वाह, निब्बी कहीं की। सोचा सब तूने किया, सब तूने, इल्जाम वीर शेरगिल पर लगा दिया। जहां एक तरफ दो सखियां लेने में लगी थी एक दूसरे की क्लास, वहीं दूसरी तरफ वीर शेरगिल कियारा के साथ कैंटीन में बैठ चुका था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वीर, तुम आज की पार्टी में आ रहे हो ना? यार प्लीज मुझसे तो ये सवाल ना पूछ। मैं तुम्हारे कहने पे कहीं भी आ जाऊंगा। अगर तुम दोनों का ट्रू लव खत्म हो गया हो तो अपनी अनऑफिशियल पार्टी पर फोकस करें। यार ध्रुव, मेरे आसपास मत रहा कर। वीर, काम योरसेल्फ। तुझे कालीन भैया बनने की जरूरत नहीं है। यू नो ना, ये तो लोडू ललित है। इस बात को सुनकर ध्रुव के अलावा हर कोई हंसा। सबको हंसता हुआ देखकर ध्रुव ने कॉलेज छोड़ दिया। अरे रुको सालो, कॉलेज इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे लंदन जाना था। गरीबों के कॉलेज में नहीं पढ़ती थी कियारा, वो भोपाल के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ती थी। उसके आसपास के सब दोस्त अमीर थे। कियारा भी अच्छी फैमिली से आती थी। चलो रात की अनऑफिशियल पार्टी पर आते हैं। यार पंजाबी गाने लगवाओ ना, इंग्लिश बीट से सीधा अंग्रेजी बीट पर आओ यार। वीर, तुम्हारी पर्सनल पार्टी नहीं है ये। जो गाना बज रहा है ना, बजने दो। ओके कियारा। रात में सबने पहले डांस किया, फिर उसके बाद सब बंद हो गए। सिर्फ वीर और कियारा ही थे जो सोबर रहे। लंदन जाने से पहले ध्रुव ने भी उनके साथ पार्टी की। वो इस पार्टी को अपनी बेस्ट मेमोरी बनाना चाहता था, लेकिन उसने इतनी दारू पी ली थी कि उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। दारू ने उसकी मेमोरी की गांड मार ली थी। दोस्तों, मैं तो चला कल लंदन, तुम लोग घिसो अपना यहाँ पे यहीं पर। अरे सिर्फ यही नहीं बोलना चाहिए था ध्रुव को। बहुत सह लिया था वीर ने ध्रुव को। अब उसके पिटने की बारी थी। बहुत सुन लिया मैंने इस चूतिए को। मैं तेरे को पहले दिन ही मारता, लेकिन कियारा की वजह से शांत था। पर तू शांत नहीं हो या पैंचो। इस इंसिडेंट के बाद वीर और कियारा के बीच लड़ाई हो गई। दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी थी।
कभी कभी वीर कियारा से बात करने की कोशिश करता, लेकिन कियारा बात नहीं करती। दिन बीतते गए और वीर और कियारा के बीच की दूरी बढ़ती गई। और फिर आया फेयरवेल का दिन। आज मैं कियारा से सारी बात कह दूंगा। अगर मैं आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। वो देख, वीर आ गया। अब तो कियारा भी उसकी लाइफ में नहीं है। आज मैं उसे प्रपोज करूंगी। वो सब तो ठीक, लेकिन ये वीर अभी कियारा की तरफ क्यों जा रहा है? इस वक्त कियारा वॉशरूम के नजदीक खड़ी थी। वीर ने सीधा कियारा का हाथ पकड़ा और कैमरा की नजरों से बचते हुए फीमेल वॉशरूम के अंदर ले गया। किस्मत अच्छी थी उसकी, कोई भी लड़की अंदर नहीं थी, वरना काफी पिटाई हो जाती। What the hell, वीर? वीर ने अपने हाथ कियारा के होंठों पर रखे और फिर अपने होंठों को उसके होंठों से मिला दिया। दोनों एक दूसरे को न रोक पाए। कियारा की लैंग्वेज में बोले तो कालीन भैया की तरह वीर ने इंजन गर्म करके नहीं छोड़ा था। वीर ने तो इंजन इतना गर्म कर दिया कि उसकी गर्माहट कियारा के घर तक पहुंच गई। और फिर क्या होना था? कियारा की शादी हो गई। बेचारी कियारा के सामने माँ बाप की जान थी और वीर, उसने माँ बाप को चुना। उसके बाद दोनों की प्रेम कहानी का हुआ दी एंड। फिर दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। कब 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। कियारा को लगा था कि वीर कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वो आ गया। 5 साल, एक भी कॉल नहीं, एक बार भी मेरी याद नहीं आई। वीर, मैं किसी भी उस स्टेट में नहीं हूं कि तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकूं। बात बहुत सिंपल है। मैं अपने मॉम डैड को नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने अपने लिए जो सोसाइटी बनाई है उसमें लड़की अगर रूल्स ब्रेक करती है ना तो हंगामा बहुत होता है। इससे पहले वीर कुछ कहता, कियारा अपने टेबल से उठी और वीर की तरफ देखते हुए बोली, सुनो, अगर अपनी कार से आए हो तो प्लीज मुझे घर छोड़ दो। एंड वन मोर थिंग, फ्लर्टिंग मत करना। हाँ, क्यों नहीं। शाम के 7 बज चुके थे। विकी और चेतन अभी भी ऋषिराज और मेनका के घर में हैं। इस वक्त विकी योगा कारपेट पर बैठकर मेनका से माइंडफुल ब्रीदिंग के बारे में सीख रहा था। काम सूत्र में माइंडफुल ब्रीदिंग का मतलब है अपने सांसों पर ध्यान देना और उन्हें कंट्रोल में रखना। यह सुनकर विकी अपनी आंखें खोलकर मेनका की तरफ देखकर हैरानी के साथ बोला, पर यह तो पॉसिबल नहीं। मैं अपनी सांसों के बारे में कैसे जान पाऊंगा? चेतन, मैं तुझे बोल रहा था ना, योगा में बैठाने वाला आइडिया काफी चूतिया था। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में जान लिया, अब कल सीखते जो सीखना था। इतने में मेनका विकी के करीब आई और अपने हाथ उसके कंधे पर फेरते हुए बोली, जब तक पूरी बात खत्म ना हो किसी की, तब तक बीच में नहीं बोलते। शांत रहना सीखो, रिएक्ट मत करो हमेशा। ए विकी, तुझे सीखना है ना तो सवाल क्यों पूछता है इतना? दोपहर से मेरे सामने है, मेरा दिमाग चाटे बैठा है ये आदमी। चुप कर, एकदम चुप। चेतन, अगर ऐसे ही चलेगा तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा इसे। ले जाओ कहीं और। इसने तो मेरे दिमाग का ऐसा भू। बस बस गुरुजी, समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, समझ गया। अपने मुंह से वर्षा मत करो अमृत की। साफ पानी पीने वालों को गटर जैसी बातें सूट नहीं करती। यह कहने के बाद चेतन विकी की तरफ देखकर गुस्से में उसकी तरफ जाता है। उसके नजदीक बैठकर वो धीमी आवाज में विकी से बोला, मेरी बात ध्यान से सुन भोसड़ी वाले। अगर अब तूने इनसे एक भी सवाल किया तो जली हुई लकड़ी डालकर कर दूंगा तेरे चूतड़ों को काले। गर्लफ्रेंड जाए जिंदगी से तो चलता है, लेकिन बीवी जाए जिंदगी से तो खलता है। अबे प्रॉब्लम इनकी टीचिंग मेथड नहीं, ये सामने खड़ी सविता भाभी है। जब भी ये मेरे सामने खड़ी होती है मेरा खड़ा हो जाता है। अच्छी बात है ना, फिर ये तो तेरी प्रैक्टिस ही तो है। इसको देखकर प्रैक्टिस कर, पिच पर लंबे समय तक खड़े होने की, और फिर इंटरनेशनल मैच सीधा भाभी के साथ खेलना। बिल्कुल सही।
वैसे विकी चाहेगा तो मैं उसके साथ मैच भी खेल सकती हूँ। अफसोस सविता, सॉरी, मेनका जी ने दोनों की बातें सुन ली, लेकिन हैरानी ये थी कि उसने ये बात अपने पति ऋषिराज को नहीं बताई। मेनका, क्या बात कर रही हो दोनों से? कुछ नहीं डार्लिंग। ऋषि को अपना जवाब देने के बाद मेनका ने विकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए माइंडफुल ब्रीदिंग के बारे में बताने लगी। विकी, माइंडफुल ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करना ही नहीं है, बल्कि अपने पार्टनर को समझने का भी एक तरीका है, खासकर तब जब तुम अपने पार्टनर के साथ एक इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन बनाना चाहते हो। माइंडफुल ब्रीदिंग पार्टनर्स के बीच की इंटीमेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो आप सिर्फ अपने पार्टनर को ही नहीं बल्कि खुद को भी समझने लगते हो। जब पार्टनर्स एक दूसरे को समझने लगते हैं तो उनकी एनर्जी और इमोशंस भी एक तरह से काम करने लगते हैं। विकी, याद रहे, दिन में एक बार बेड पर या कहीं भी बैठकर सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर पूरी तरह ध्यान देना। ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन रोज करोगे तो एक दिन जरूर सीख जाओगे। विकी को काम सूत्रा की टीचिंग्स लेते देख चेतन मन ही मन खुद से बोला, हे ऊपर वाले, कोई ऐसा मंत्र फूंक दे, मेरा दोस्त एक झटके में भाभी को इम्प्रेस कर ले। मैं अपने दोस्त को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। देखो बेचारे की शक्ल, ऐसा लगता है जैसे कोई कांटों के पेड़ की लकड़ी इसके गांड में घुसा के भाग गया है। कितना दर्द है इसकी आंखों में यार। इसके बाद विकी ने आधे घंटे और काम सूत्रा के बारे में जाना और फिर अपने घर के लिए निकल गया। इस बार बाइक चेतन नहीं बल्कि विकी चला रहा था। विकी भोपाल की सड़कों पर अपनी बाइक बहुत ही धीमी रफ्तार में चला रहा था। तो आज कैसा लगा सब सीख कर? अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था। अब घर जाकर अच्छे से सांसें लूंगा, उन्हें समझूंगा। ऐसे बोलना। अबे चूतिए, नहीं। सांसों की माला कान में डाल। सामने देख, कियारा और वीर शेरगिल एक साथ। हे भगवान, मुझे सांस क्यों नहीं आ रही? मुझे उठा ले। साला दुकान खरीदने आया था, अभी ले गया। अबे टिकी, सॉरी विकी, सामने देख। विकी और चेतन के साथ क्या होगा? क्या विकी कियारा से वीर के बारे में पूछेगा? और क्या होगा जब विकी और वीर एक दूसरे के सामने होंगे? विकी और कियारा की कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। कियारा वीर शेरगिल के साथ थार में अपने घर जा रही थी और दूसरी तरफ विकी और चेतन एक खंबे से टकराकर रोड पर बैठे हुए थे। किस्मत अच्छी थी दोनों की, बच गए साले। अब एक्सीडेंट हुआ है तो हंगामा भी होगा। इसे दिन के लिए तुझे पैदा किया था तेरी माँ ने। साले, मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। अबे इधर तेरी भाभी किसी और के साथ मैंने प्यार किया के गाने गा रही है। मैं तुझ जैसे टट्टी आदमी के मरने का गम क्यों मनाऊंगा? साले मैं टट्टी? साले गाड़ी चला रहा था, वो खंबा तेरी गांड में घुस जाता तो ठीक था। साले तुझसे अच्छा तो ये रात चलते भोसड़ी वाले हैं, कम से कम तमाशा देखने तो आ गए। पर तू रो यहीं पर, मैं चला। मुझे कियारा के बारे में जानना है। दोस्त ना रहा, प्यार तो गया ही था। मेरे दोस्त, जो दोस्त ना रहा वो चूतिया सिर्फ भागे जा रहा है। बचपन में टॉपर बनने के लिए भाग रहा था, वो अपनी बीवी के पीछे भाग रहा है। भाग विकी, भाग। अरे वही तो लगी थी मुझे। साले वही क्यों मार रहा है? क्योंकि मुझे मजा आ रहा है।
हाँ क्यों नहीं। वैसे आपका परिचय? मैं तो आम सा आदमी हूँ, तुम्हारी तकलीफ देखी उंगली देने आ गया। किसी को उठाने की जगह गिराओ। इधर मौत मेरे सामने नाच रही है और साले तुझे उंगली करनी है? उंगली तोड़ कर रख दूंगा। तू जानता भी है मेरा बाप दादा चाचा नाना कौन है? हाँ तो मैं फ्री हूँ, चलो बताओ। मैं वैसे भी आज निकाला गया हूँ अपनी नौकरी से। ओह, इस हिसाब से तो एक्सीडेंट तेरा होना चाहिए था। हाँ मैं तो मारने के लिए भी तैयार हूँ। अरे मादरचोद, इसके तो सारे तार उलझे हुए हैं। चेतन अपने दर्द को एक पल के लिए भूलकर उस अंकल को धीमी आवाज में प्यार से बोला, सुनो भाई, बस चरस गांजा मत शुरू कर देना, वरना और बर्बाद हो जाओगे। ये वक्त गुजर जाएगा, आएगा एक नया अंधेरा। मुंह में ले ले मेरा। कियारा गाड़ी से उतरकर बिना अगल बगल देखे घर के अंदर चली गई। लेकिन सोसाइटी की आंटीज, उनसे कौन बचा है? ब्रेकिंग न्यूज की चलती फिरती टैगलाइन है विकी के सोसाइटी की आंटीज, जिनमें से एक आंटी है निशा आंटी। रिपोर्टर बनना चाहती थी लेकिन आंटी बन गई। जुम्मा 4 दिन हुए हैं शादी को, लेकिन ये कियारा तो जुम्मा कहीं और करने लगी। बेचारा विकी। निशा आंटी ने चश्मा लगाया, फोन निकाला और अपने आंटीज के ग्रुप में मैसेज कर दिया, कल गार्डन में मिलते हैं, सबको बुलाना दीदी। वाह बेटा, जैसे कियारा आई है वैसे तू भी आ गया। विकी को थोड़ी सी चोट आई थी, लेकिन माँ के लिए वो चोट काफी बड़ी थी। चोटिल विकी को देखकर सरिता चिल्ला उठी, जिसकी वजह से सो रहे विकी के पापा भी उठ गए। क्या हुआ मम्मी? इसको तो चोट आई है। विकी, तुम्हें ये चोट कैसे आई? अरे वो मैं जरा। क्या? बोलो क्या? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। कियारा बेटा, विकी का ध्यान रखो, चोट उसे लगती है, उससे ज्यादा दर्द मुझे होता है। जी मम्मी। जी मम्मी बोलकर न जाने कियारा को क्या हुआ, वो अचानक से सुन पड़ गई, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। मैं विक्की के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही? कियारा बेटा हाँ? कहाँ खोई हुई हो तुम? कहीं नहीं पापा। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बतानी है आपको। हाँ बोलिए ना पापा। मैंने अपनी दुकान वीर को बेचने का फैसला कर लिया है। सोचा है कि अब मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और उसकी मालकिन तुम होगी। विक्की सब मैनेज करेगा। क्या पापा, आपने दुकान उसको? आई डोंट बिलीव दिस। तुम ऐसी हालत में भी दरवाजे के पास खड़े होकर बातें सुन रहे थे? पापा आपको? क्या? कुछ नहीं, गुड डिसीजन। बेचारा विकी अपने पापा से सवाल जवाब कर ही नहीं पाया। कुछ 15 साल पहले विकी को उसके पापा ने थप्पड़ मारा था, उसका दर्द अभी भी है। उस थप्पड़ के बाद विकी ने अपने पिता से सवाल करना बंद कर दिया था। कमरे में एसी की आवाज के अलावा सब स्थिर था। विकी एक कोने में बैठा था, कियारा दूसरे कोने में। दोनों के दिमाग में हजारों चीजें चल रही थी, लेकिन दोनों शांत थे। ठीक उसी वक्त विकी का दिल किया कि वो सीधा कियारा से विकी के बारे में पूछ ले, लेकिन तभी उसे मेनका और ऋषिराज की बोली हुई बातें चारों तरफ सुनाई देने लगी। काम सूत्र के हिसाब से अपने पार्टनर पर शक करना भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। शक मत करो कभी। रिलेशनशिप में शक सीधा मतलब यू आर फक। विकी ने खुद को संभाला और फिर कियारा की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, तो आज क्या क्या खरीदा? इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दे सकती हूँ। मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें चोट कैसे आई है? वो मैं बाइक से गिर गया था, पर डोंट वरी, आई एम फाइन नाउ।
श्योर ना? हाँ बिल्कुल। मोमेंट बन रहा है धीरे धीरे। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़े से कंफर्टेबल तो हुए हैं, चोट के बहाने ही सही, लेकिन कियारा आज जाग रही है। आमतौर पर कियारा जल्दी सोती थी, लेकिन आज नहीं सोई। ये देखकर विकी को अंदर से काफी अच्छा लगा। वो मन ही मन खुद से बोला, चोट खाकर दर्द नहीं, सुकून मिल रहा है। वैसे आप पढ़ने में कैसे थे? मैं अपने स्कूल और कॉलेज का टॉपर रहा हूं। अच्छा, आपने मुझे क्यों चुना? Why me? मुझे हमेशा से सुंदर लड़की से शादी करनी थी, और तुम काफी सुंदर हो। अच्छा, सूरत देखी लेकिन सीरत नहीं। जब तक हम किसी का बुरा नहीं करते, तब तक हमारे साथ भी कोई बुरा नहीं करता। अच्छा है, तो क्या तुम मुझे माफ करोगे? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। विकी ने अपनी आंखें चुराने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाया। शायद मैं आपके लिए परफेक्ट नहीं हूं। जैसा लड़का आपको चाहिए था, मैं उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट नहीं होता। हमारे स्कूल और कॉलेज के स्टैंडर्ड से लेकर सोसाइटी में रहने की सोच तक सब कुछ काफी अलग है। मैं शायद कभी वो बन ही नहीं पाऊंगा जो आप डिजर्व करती हैं। विकी की ये बात सुनकर कियारा को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो शांत थी। तुझे कितनी बार समझाया है चेतन, मुझे इतनी रात को कॉल मत किया कर। क्या मेरी बात विक्की से हो रही है? कौन बोल रहा है? मैं हबीबगंज पुलिस थाना से बोल रहा हूँ। आपका दोस्त जेल में है। क्या? और क्यों? मेरे दोस्त, मुझे बचा ले आकर, प्लीज। चेतन जेल में क्यों है? विकी चेतन को जेल से बाहर कैसे निकलवाएगा? क्या किया है चेतन ने? क्या होगा जब विकी कियारा से वीर के बारे में पूछेगा? विकी और कियारा के बीच आगे क्या होगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। 8. एक तो मेरी शादी बर्बादी के रास्ते पर खड़ी है, ऊपर से ये मनहूस चेतन। साले ने सुकून से 2 मिनट कियारा के साथ बैठने भी नहीं दिया। न जाने किसकी गांड में उंगली करके जेल पहुंच गया। हाँ बोलो, क्या काम है? सर, वो मेरा दोस्त। विकी, मेरे भाई, पीछे तो देखो, मैं यहां हूं। अबे साले, ये क्या हालत बना रखी तूने अपनी? चेतन की हालत देखकर विकी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। साले, एक्सीडेंट कपड़ों के साथ हुआ था तेरा, यहां तक पहुंचते पहुंचते नंगा कैसे हो गया? जी हां, इस वक्त चेतन के पूरे शरीर पर सिर्फ एक ही कपड़ा था, और वो था उसका कच्छा। बहुत मारा मुझे सालों ने, मेरे चूतड़ों की चटनी बना दी। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे पिछवाड़े को मुझसे किसी ने छीन लिया हो। भाई जरा तू देख, बचा है ना मेरा हिस्सा, क्या खत्म हो गया इसका किस्सा? चेतन के चूतड़ सच में काफी लाल थे। विकी उन्हें ध्यान से देख रहा था। तेरी माँ का ब्रेड पकौड़ा। साले, ऐसा क्या कर दिया तूने कि इतनी बुरी तरीके से पेला गया है तुझे? एक आम नागरिक को मारा है तुम्हारे दोस्त ने। क्या मेरे दोस्त ने किसी को मारा है? तुम्हारे दोस्त ने उस लड़के को इतना मारा कि उसका पूरा मुंह गटर में जा गिरा। क्या? मेरे भाई विकी, मेरे गांड में उंगली उसने की थी पहले। मैं तो चुपचाप अपने घर आ रहा था। 3 घंटे पहले चेतन चुपचाप अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी कौन है रे मादरचोद? अचानक चेतन के सर के ऊपर कोई पीछे से बाल्टी रखकर भाग गया। सोलो, मैं भी बहुत प्रैंक्स देखता हूँ। अब आओ तुम्हारा, तुम्हारी बाल्टी तुम्हारी गांड में ना डाल दी ना, तो मेरा भी नाम चेतन नहीं। अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाते हुए चेतन आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर अपने से कुछ दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी, जिसके हाथ में कैमरा था, जिसकी वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फ्रांस के 14। फ्रांस?
उस कैमरामैन ने उसी यूनिवर्सिटी की टी शर्ट डाली हुई थी जिसमें भाभी पढ़ने जाएंगी। मेरे अंदर का शैतान जाग उठा, पेल दिया मैंने साले को। अबे साले, हर फ्रांस जाने वाले इंसान की तू गांड थोड़ी ना लेता फिरेगा। ऐसी चूतिया हरकत करने की क्या जरूरत थी तुझे? सॉरी भाई, टीवी में डांस इंडिया डांस और देश में फ्रांस, साला दोनों से नफरत हो गई है मुझे। अब तेरा भरत मिलाप खत्म हो गया है तो यहाँ साइन कर और ले जा अपने दोस्त को। जी सर। विकी ने चेतन को उसके घर छोड़ा और अपने घर की तरफ निकल गया। अफसोस, पूरे रास्ते वो भी सिर्फ फ्रांस के बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही विकी घर के अंदर गया, उसकी मां सरिता उसके पास आई और बड़े ही प्यार से बोली, Morphis, Weitache, Ashimose Kerkashose. क्या 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 आप क्या बोले? बेटा, खाना खाया तुमने? कहाँ थे तुम? और क्या हुआ अचानक से तुम्हें? विकी को ऐसा लगा कि उसकी माँ फ्रेंच बोल रही है। उसकी गांड का गुलदस्ता बन चुका था। वो अपने कान साफ करते हुए बोला, मम्मी, आपने फ्रेंच में कुछ नहीं कहा? क्या बोल रहा है बेटा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ फ्रेंच फ्राइज ही खाए हैं, कभी बोली नहीं है। सॉरी मम्मी, मुझे लगता है मेरे कान बज रहे हैं। ओए दीदी, पंदन से थॉम्स। ये सुनकर विकी के होश उड़ गए। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पापा दोबारा गुस्से में बोले, अरे सुनाई नहीं देता क्या तुझे? कहाँ था तू? विकी हैरान था। वो अपना मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में खुद से बोला, साला, इससे पहले मुझे पागल कुत्ते की गाड़ी उठाकर ले जाए, मैं यहां से चला ही जाता हूं। अपने बेटे को बिना कुछ बोले कमरे में जाते देख सरिता हैरानी के साथ बोली, मेरा बेटा शादी के बाद बिल्कुल बदल गया है। न जाने कियारा ने इस पर क्या जादू टोना किया है। आजकल तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। होता है। शादी के बाद एक मर्द चूतिया हो जाता है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब? अरे नहीं, मैं तो किस्मत वाला था, मुझे तुम जैसी बीवी मिली। पर ये विक्की, इसकी कहानी तो हमें पता ही नहीं। बेचारे ने जिसके साथ अपने तार जोड़े हैं, वो उसकी जिंदगी रोशन करेगी या झटके देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तुम ये सोचकर अपना दिमाग खराब क्यों कर रही हो? हाँ, सही कह रहे हो आप। मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। चलिए, मैं आपकी चंपी कर देती हूँ, बहुत दिन हो गए नहीं की थी। अरे वाह, क्यों? जहां एक तरफ विकी के मम्मी पापा अपने कमरे में चैन की नींद सोने के लिए निकल गए, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विकी अपने कमरे में घुसा, वो बेचैन हो उठा। उसके होश उड़ गए थे क्योंकि उसकी बीवी कियारा एकदम सेक्सी नाइट गाउन में बेड पर बैठी हुई थी। कैसे हो विक्की? तुम्हारा दोस्त चेतन कैसा है? क्या हुआ था उसे? मेरा दोस्त ठीक है। उसके गटर में पुलिस घुस गई थी। क्या? सॉरी, उसने किसी को गटर में गिरा दिया था, इसलिए उसे पुलिस उठाकर ले गई थी। चेतन भी ना अजीब है एकदम। हाँ। विक्की, फ्रांस के बारे में तुम्हें नहीं बताकर मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ। इतने में कियारा विकी के नजदीक आने लगी। कियारा को नजदीक आता देख विकी के दिल की धड़कन और तेज होने लगी। वो धीमी आवाज में बोला, नहीं कियारा जी, आपने जो किया एकदम सही किया। कियारा विकी के एकदम नजदीक आ चुकी थी। उसने तुरंत विकी के होंठों पर अपने हाथ रखे और विकी के करीब जाकर धीमी आवाज में बोली, आज मेरे पीरियड्स का तीसरा दिन है और मैं बहुत तो मेरे पास दर्द की दवाई होगी। विकी तुरंत बेड से उठा और फर्स्ट एड बॉक्स देखने लगा। मैंने कहीं तो रखा था फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें कुछ दवाइयां। ठीक उसी वक्त जैसे ही विकी ने मुड़कर दोबारा बेड की तरफ देखा तो वो चौंक गया। उसकी बीवी कियारा चद्दर ओढ़कर लेट चुकी थी। बेचारा विकी समझ ही नहीं पाया कि लड़कियों को पीरियड के दौरान प्यार की जरूरत होती है, ना कि सिर्फ दवाओं की।
कियारा 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 ने कोई जवाब नहीं दिया। विकी को समझ में आ गया था कि अब कियारा उसे कोई जवाब देगी भी नहीं, इसलिए वो भी बिना कुछ बोले दुखी मन के साथ बेड पर लेटा और सो गया। सुबह सुबह जब कियारा की नींद खुली, उसने अपना फोन उठाया और रील स्क्रॉल करने लगी। तभी कियारा को एक अननोन नंबर से मैसेज आया। ये किसका मैसेज है? मैसेज देखकर उसके होश उड़ गए। उसे वीर ने मैसेज भेजा था कि कियारा, कल जिस रेस्टोरेंट में हम मिले थे, क्या तुम वहां मुझसे दोबारा मिलना चाहोगी? मुझे मालूम है कि तुम्हें फ्रांस जाना है और उसके लिए आई हैव अ परफेक्ट प्लान फॉर यू, समथिंग ग्रेट। वीर का मैसेज पढ़कर कियारा काफी एक्साइटेड हो उठी। उसने तुरंत वीर को मैसेज किया। यस, आई विल बी देयर। क्या है वीर शेरगिल का परफेक्ट प्लान? क्या होगा जब विकी को कियारा की मीटिंग के बारे में पता चलेगा? कैसे करेगा विकी कियारा को इंप्रेस? विकी और कियारा की अजीबोगरीब कहानी में क्या होगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। आधुनिकता के दौर में तरक्की का एक ताजा नमूना यह भी है कि चैट्स में मन की बात लिखने के बाद भी लोग उसे डिलीट फॉरएवर कर देते हैं, जैसा कि कियारा ने किया। पहले तो उसने एक्साइटेड होकर वीर से मिलने की हामी भर दी, लेकिन जब उसने विकी का चेहरा देखा तो उसे न जाने क्या सूझा। उसने अपना मैसेज डिलीट कर दिया। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। वीर वॉज माई पास्ट। मैं अपने अतीत को दोबारा अपने नजदीक लाने की गलती नहीं कर सकती। ये कहते ही कियारा ने अपने फोन बगल के टेबल पर रखा और वॉशरूम की तरफ चली गई। जैसे ही कियारा ने वॉशरूम का दरवाजा बंद किया, विकी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और कियारा का फोन उठा लिया। इतने दिनों में विकी को कियारा के फोन का पासवर्ड मालूम हो चुका था। घंटा तुझसे कियारा मिलने के लिए आएगी, तुझे तो मैं अभी ब्लॉक। कियारा, तुम तो नहाने गई थी। तुम मेरा फोन कैसे छू सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा पैर! बेड के नजदीक पहुंचते ही कियारा के पैर का अंगूठा सीधे बेड से जा लगा। कियारा जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलो मैराथन भगवा लो मुझसे अभी। बेंचों, मेरा पैर। प्लीज काम डाउन कियारा, मैं अभी आपके लिए बाम लेकर आता हूँ। विकी! मम्मी पापा बचाओ! खुद तो बेचारा गिरा जमीन पर, साथ में अपने मम्मी पापा की फोटो फ्रेम की भी लगा दी वाट। बेटा तुम ठीक हो ना? कमरे का दरवाजा खोलते ही जब सरिता ने अपने बेटे को जमीन पर गिरा हुआ पाया तो उनके होश उड़ गए। हाँ मम्मी, मैं ठीक हूं। इतने में विकी के पापा भी कमरे के अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने कहा, विक्की, तुम जमीन पर कैसे गिर गए? और ये फोटो, ये किसने तोड़ी? ओहो, इधर बेटा गिरा हुआ है, उसका हाल चाल पूछने के बजाय उससे सवाल कर रहे हो। हाँ तो क्या चाहती हो, उसको गोदी में उठाकर बाम लगाऊं? नहीं, आप वो सब रहने दीजिए। आप जाइए टीवी देखिए। रिटायरमेंट के बाद ना यही सूट करता है आपको। अरे यार, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है सुबह सुबह? हाँ तो मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बेचारा गिर गया होगा गलती से। ये नहीं कि पूछ लूं कैसा है उसका पैर। उल्टा केबीसी के अमिताभ बच्चन बनकर सवाल जवाब करने लगे। अरे यार, तुम तो एकदम अजीब हो। हाँ तो अब अजीब ही तो लगूंगी। शादी के टाइम घोड़ी चढ़कर आने को किसने कहा था तुम्हें? एक तो सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करूं, ऊपर से सुबह सुबह मेरे ही पीछे पड़ गए हो तुम। अरे देवी, मैं तो सिर्फ विक्की से पूछ रहा था कि क्या हुआ। अपने मम्मी पापा को लड़ता देख विकी अपना दर्द भूल गया और वो चिढ़ते हुए बोला, देखो मम्मी पापा, बहुत हुआ। आप दोनों ने आगे कुछ भी कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे रे बेटा, छी, ऐसी बात नहीं बोलते। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, दोबारा मत बोलना। कियारा खड़ी होकर विकी और उसके मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। उसके लिए तो ये सब नया था, सिर्फ लड़ाई छोड़कर, क्योंकि उसके घर में भी उसके मम्मी पापा ऐसे ही लड़ते थे। वहां तो हिम्मत करके वो दोनों को रोकती थी, लेकिन यहाँ वो क्या बोले उसे खुद समझ नहीं आ रहा था।
हाँ बोल चेतन, क्या हुआ? भाई हुआ तो कुछ नहीं, बस तू बता, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? कोई तेरे मुंह पे कालीन पोत के चला गया है क्या? सुन, मेरे दिमाग में अपनी घटिया बातों की सुई मत घोंप, सीधा बोल, किस लिए कॉल किया था? काम क्या है? जिसकी जिंदगी में पहले से गम लिखे हूँ उसकी मैं गांड क्या ही लूंगा। ऊपर वाले ने तेरे तन में तो पहले ही सुइयां भूंक दी हैं। मैं तो कहता हूँ कि अपनी रिंगटोन में भी यही गाना लगवा ले, तेरे मन में सुइयां सुइयां सी अब लगी है चुभने। अब तूने अगर अपनी बातों की बांस मेरे पिछवाड़े में एक बार और डालने की कोशिश की तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरी कोई भी बांसुरी बजाकर चला जाए। अच्छा ठीक है, शांत हो जा। 1 घंटे बाद टपरी पर मिल, वो मेनका और ऋषिराज के पास जाना है। मेनका फोन पर कह रही थी कि आज मैं और ऋषि विकी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसेस के बारे में। क्या? वो मन ही मन खुद से बोला, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। इस गाने में जो हीरो था इमरान हाशमी, जितना मैंने उसे देखा है साला किस तो अपने होठ से ही करता था। ये मेनका ऐसे कौन से किस की बात कर रही है जो मैंने देखा ना हो? ठीक उसी वक्त विकी के पापा ने सीरियस होकर कहा, विकी बेटा, ख्याली पुलाव बन गए हो तो हमें भी परोस दो। सॉरी पापा। सरिता, कुकर की सीटी बज गई है, जाकर दाल निकाल लो। पापा, लगता है मम्मी ने सुना नहीं। काश तेरी माँ ने उस दिन भी ना सुना होता, तेरा दर्द तो ना झेलना पड़ता। और ये 1 हफ्ते में 2 बार हो चुका है। बार बार तुम्हारे कमरे से आवाज क्यों आ रही है? आज मैं सुन रहा हूं, कल पूरी सोसाइटी सुनेगी। अपने पापा की ये बात सुनकर विकी सहम चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी गांड में बॉम्ब रखकर चला गया है, बस फटने की देर थी। उसके मम्मी पापा कब कमरे से बाहर निकले विकी को मालूम ही नहीं पड़ा। शादी का लड्डू मीठा समझकर खाया था, इतना जहर होगा मालूम नहीं था। ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, ये सुनने में अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी जिंदगी में पूरा का पूरा बैम्बू घुस गया है। लकड़ी तो ठीक थी। विकी, विकी। हाँ बोलो कियारा जी। कियारा ने अपना फोन ऊपर उठाया और विकी को दिखाते हुए बोली, तुम मेरी लाइफ में बाद में आए हो, लेकिन ये फोन ये हमेशा मेरे साथ था। ये सिर्फ फोन नहीं, दुनिया है मेरी दुनिया। इसके बिना मैं अधूरी हूँ। आई कांट इवन टेल यू कि हर रोज मुझे अनगिनत फॉलो रिक्वेस्ट आती है। मैं आने वाली सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की बेस्ट इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरी अपनी एक प्राइवेसी है। मेरे फोन को प्लीज मुझसे बिना पूछे दोबारा हाथ मत लगाना, क्योंकि माई प्राइवेसी इज लॉक्ड इन दिस फोन। मैं तुम्हारे साथ उतना समय नहीं बिताती जितना इसके साथ बिताती हूँ, आप समझे? हाँ मैं समझ गया, सॉरी, दोबारा नहीं करूंगा। वैसे आपसे मुझे एक सवाल करना है, लेकिन उसका सही वक्त मुझे मिल नहीं रहा है। क्या है? पूछो। अभी नहीं, कभी आराम से पूछूंगा। ओके, जैसा तुम्हें सही लगे। विकी के दिमाग में इस वक्त वीर से जुड़ा सवाल था, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर के बाद कियारा नहाने के लिए चली जाती है और विकी चेतन से मिलने के लिए। वीर सुन, डेट पर नहीं चल रही हूँ तेरे साथ, मुझे सिर्फ फ्रांस से मतलब है। अर्ज किया है, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। भोसड़ी के कुमार सानू की आवाज में गाकर अर्ज कर रहा है, निकल भोसड़ी के यहाँ से। महीने के 1500 रुपए बाकी हैं तेरे, पहले वो चुकता कर, उसके बाद मुझे आकर यहाँ तंग कर। मैं तुझसे फ्री में तंग होने के लिए नहीं बैठा हूँ। यह सुनकर चेतन ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी रहूं, बस ये भोसड़ी वाला मेरे आसपास ना रहे, नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। चेतन! के मेरे भाई, आज से पहले इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज हुई है तेरी आवाज सुनकर। मेरी दोस्ती को नजर ना लग जाए मेरी। चले फिर चुम्बन के बारे में सीखने।
ऐसे मत बोल, मेरा खड़ा हो रहा है। अबे खड़ा करके क्या मेरी गांड में घुसेड़ेगा? जल्दी चल ऋषि और मेनका के घर, क्योंकि अब वहां बहुत मजा आएगा। कैसी होगी विकी की किस वाली क्लास? वीर और कियारा के बीच आगे क्या होगा? विकी और कियारा की अजीबो गरीब कहानी में क्या होगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल।